जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए इतिहास के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं जो कई वर्षों से परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। दोस्तों, यह वीडियो एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। देर न करते हुए आइए देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ किस उद्देश्य से किया गया, किस उद्देश्य से किया गया तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य लक्ष्यों का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन है बच्चों। देखो, पंचवर्षीय योजना जो होती है ये बच्चों 5 वर्षों की होती है। तो पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ किस उद्देश्य से किया गया और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य लक्ष्यों का उल्लेख कीजिए। आइए उत्तर देखेंगे हम लोग देखो बच्चों, पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ निम्न उद्देश्यों से किया गया। इस जब निम्न आ जाए तो नंबर 1। देखो, नंबर 1, देश के भौतिक अभौतिक भौतिक अभौतिक पूंजीगत एवं मानवीय संसाधनों, यह गत नहीं है, सिर्फ मानवीय है, मानवीय संसाधनों का अनुमान लगाकर योजनाबद्ध ढंग से उपयोग करना। नंबर 2, राष्ट्रीय संसाधनों का अधिकतम संभव विदोहन एवं प्रयोग के लिए रणनीति बनाना जो दोहन ना होने पाए। नंबर 3, प्राथमिकताओं का निर्धारण करना और इन प्राथमिकताओं के आधार पर योजना के उद्देश्य से निर्धारित करके संसाधनों का आवंटन करना, यानी बांटना। जो संसाधन है, जैसे संसाधन बच्चों मनुष्य भी संसाधन के अंतर्गत आ जा सकते हैं, जिससे तमाम खनिज पदार्थ हैं, लोहा, सोना, चांदी, बालू, अभ्रक, लोहा, सब संसाधन है हमारे। संसाधनों का आवंटन करना। नंबर 4 योजना के सफल संचालन के लिए संभावित अवरोधों को दूर करने के उपाय सरकार को बताना, जो अवरोध आते हैं। नंबर 5, योजना अवधि में विभिन्न चरणों पर योजना प्रगति का मूल्यांकन करना। नंबर 6, योजना के माध्यम से केंद्रीय और राज्य सरकारों को मार्गदर्शन उपलब्ध कराना। अब हम लोग इसमें देखेंगे बच्चों प्रथम पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य से। अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना। देखो बच्चों, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि पर जोर देना, यानी सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपना पैसा किस पे खर्च किया, कृषि पर। तो पहली पंचवर्षीय किससे संबंध है, कृषि पर। देखो, यह योजना कृषि प्रधान थी, अतः इसमें कृषि के विकास पर बल दिया गया। कृषि विकास के अलावा इसके निम्न उद्देश्य थे। नंबर 1, आर्थिक असंतुलन को दूर करना। नंबर 2, पूर्व योजनाओं की पूर्ति करना। नंबर 3, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना। नंबर 4, उत्पादन में वृद्धि करना। नंबर 5, रोजगार के साधनों में वृद्धि करना। नंबर 6, आर्थिक विषमता को दूर करना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या है बच्चों? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, बड़े उद्योगों का विकास। दूसरी पंचवर्षीय योजना सरकार ने किस पे फोकस किया था बच्चों? उद्योग धंधों पर। तो बड़े उद्योगों का विकास, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, रोजगार में अधिक वृद्धि करना। नंबर 5, आर्थिक असमानता को दूर करना। अगला क्वेश्चन बच्चों लघुत्तरी हम लोग देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पंचशील के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। उसने भारतीय विदेश नीति को कहाँ तक प्रभावित किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों आप लोग जान रहे हैं हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। तो पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। एक नंबर में आपसे पूछेगा। तो आइए बच्चों इसका उत्तर देखेंगे, कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति जानते बच्चों, जब बच्चों विदेशों से संबंध स्थापित किया जाता है, व्यापार वगैरह किया जाता है तो विदेश नीति संबंधित होता है। देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति का मूल आधार पंचशील सिद्धांत था। यह पंचशील का सिद्धांत शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत था। समझ बच्चों, यानी शांति व्यवस्था के साथ भारत और तिब्बत के बीच व्यापार एवं परस्पर व्यवहार से संबंधित था। 29 अप्रैल 1954 को भारत चीन संधि में होता है समझौता। भारत चीन संधि में औपचारिक रूप से पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, जो इस प्रकार है। नंबर 1, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखना। देखो बच्चों, संप्रभुता मीन्स होता है अंदर से बाहर से, यानी किसी भी देश पर अंदर से बाहर से कोई दूसरी विदेशी शक्तियों का दबाव ना होना ही संप्रभुता कहलाता है। जैसे हमारा देश क्या है, संप्रभु है, यानी हमारे ऊपर किसी विदेशी शक्तियों का दबाव नहीं है, हम किसी के कहने पर नहीं चलते, अपना नियम कानून स्वयं बनाते हैं, यही संप्रभुता होती है बच्चों। इसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। तो नंबर 1, एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखना। नंबर 2, एक दूसरे पर आक्रमण न करना, राष्ट्रीय सीमाओं का पालन करना। नंबर 3, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। नंबर 4, पारंपरिक समानता के आधार पर व्यवहार करना। नंबर 5, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना का पालन करना।
तो बच्चों ये थे पंचशील के सिद्धांत। पास से पंचशील, पास से पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये 5 सिद्धांत थे। उपयुक्त पंचशील सिद्धांत आगे चलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आधार बना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारत में गुटनिरपेक्ष का जनक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। गुटनिरपेक्ष किसे कहते हैं बच्चों? किसी गुट में शामिल ना होना। वो कौन से गुट थे? 2। एक सोवियत संघ जिसको रूस कहते हैं, दूसरा है अमेरिका। यही 2 गुट थे। इसमें शामिल ना होना ही गुटनिरपेक्ष कहलाता है। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ टीटो और मिस्र के राष्ट्रपति जो है गमाल गमाल अब्दुल नासिर की प्रमुख भूमिका थी। लेकिन इसके संस्थापक देशों में घाना और इंडोनेशिया के राष्ट्रपतियों की भूमिका थी, इसलिए इनके कार्यों को 5 लोगों की पहल कहा गया। सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य शीत युद्ध के दौर में भारत ने पंचशील के सिद्धांतों का जो है समर्थन करते हुए गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया था। आज भी भारत की विदेश नीति में पंचशील का पहले की भांति ही सम्मान है। वर्तमान में शीत युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन भारत पहले की भांति आज भी सभी देशों के साथ समानता का व्यवहार करते हुए गुटनिरपेक्ष भाव से जो है वैश्विक मैत्री के मार्ग पर अग्रसर है। मैत्री में होता है मित्रता के मार्ग पर जो है क्या बच्चों? अग्रसर है। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री के विद्यार्थियों के लिए।